वाह, क्या आईपीओ है। तो साल का आखिरी 1.5 दिन बचा है, आधा दिन निकल चुका है, आधा दिन बाकी है और साथ ही साथ कल का एक दिन बाकी है और आईपीओ मार्केट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगातार बनाए जा रही है। तो इन रिकॉर्ड्स पर तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन आज भी ज़बरदस्त 3 लिस्टिंग हुई। अब उन 3 लिस्टिंग पर क्या कह रहे हैं जानकार, अब क्या करना चाहिए, अलॉट हुआ है तो क्या करें, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। शौर्य हमारे साथ हर रोज़ अपना शौर्य दिखाते हैं। तो शौर्य, आज पहली लिस्टिंग कौन सी? जी, आज अगर पहले लिस्टिंग की बात करें तो स्टार्ट करते हैं सेनोरस फार्मास्यूटिकल से। एक ज़बरदस्त प्रीमियम पर लिस्टिंग देखने को मिली है। 53% की प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए कंपनी नजर आई है। इश्यू प्राइस था इसका 391 और एनएसई पर 600 पर लिस्ट होते हुए नजर आई है। इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन के टाइम भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, क्योंकि 93 टाइम्स ज़्यादा कंपनी सब्सक्राइब होते हुए नजर आई थी। और अभी भी अगर बात करें, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। थोड़ी नहीं, अब तो कह सकते हैं अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि लगभग जिस प्राइस पर लिस्ट हुआ था उससे लगभग 10% के आसपास अब गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो सेनोरस फार्मा एक बढ़िया ग्रे मार्केट प्रीमियम, एक बढ़िया लिस्टिंग, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से ज़रूर आई है। शरद सर, क्या करना चाहिए? सेनोरस फार्मा जिनको अलॉट हुए लेकर निकल जाएं, बने रहें, साल ख़त्म हो रहा है, ये ब्रोकर्स की राय सब सब्सक्राइब बोल रहे थे मीडियम टू लॉन्ग टर्म, अभी क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए, आप लोगों ने डिस्कस किया तस्वीर थोड़ा सा अग्रेसिवली प्राइस था। बिल्कुल सही बात है कि कंपनी अच्छी है, अच्छी लिवरेजिंग है, तो एक अच्छी फैसिलिटीज है। सीडीएमओ सेगमेंट में भी काम करती है, सीएमओ सेगमेंट में भी, यूएस कनाडा यूके वगैरह में काम है। अच्छा कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है लिस्टिंग के बाद अगर कोई गिरावट है तो निकल जाना चाहिए, या अभी जो है आप देखिए, अगर नहीं आप बेच पाए तो कोई बात नहीं, आज होल्ड करिए, हो सकता है 2 दिन बाद दोबारा सस्टेन करे। तो सस्टेन कर जाए, तो क्या बेचने का मतलब नहीं बनता। अगर आपने सुबह नहीं बेचा है तो अब थोड़ा सा इसको सस्टेन कर जाइए। 600 रुपए के भाव पे खुला था, तो आज देख लीजिए, कल और देख लीजिएगा। अगर 1-2 दिन सस्टेन कर जाए, फार्मा कंपनीज में अच्छा अट्रैक्शन बन रहा है, हो सकता है सस्टेन कर जाए स्टॉक, पॉसिबिलिटी है। तो पहली चीज़ तो अगर आप थोड़ा सा कैपिटल निकाल पाए निकाल लीजिए, नहीं निकाल पाए बने रहिए, 2-4 दिन देख लीजिए, उसके हिसाब से फैसला लीजिए। लेकिन फैसला आप ही को तय करना है कि निकलना कहाँ है। अच्छा गेन सामने खड़ा है तो आप ईयर एंड पर भी हैं, इन चीज़ों का भी ज़रा ध्यान रखिएगा। हाँ जी शौर्य जी, दूसरा नाम? जी, दूसरा नाम है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी और यहाँ पर हमें 11% के प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए कंपनी नजर आई है। एग्जैक्टली कहें तो 11.4% पे 716 पर लिस्ट हुई थी कंपनी और इश्यू प्राइस था 643। कंपनी ने 1600 करोड़ रुपए जुटाए थे और लगभग 10 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। लेकिन अभी अगर कहें तो बिल्कुल फ्लैट कारोबारी करता हुआ नजर आ रहा है। जितने पे लिस्ट हुआ था उसी के आसपास अभी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस चल रहा है, एकदम फ्लैट। और ब्रोकर्स की राय की बात करें तो ब्रोकर्स की यहाँ पे पॉजिटिव ही राय थी, इनफैक्ट कहें तो मिक्स राय थी। इंडिसेक्स सिक्योरिटी सब्सक्राइब, कैनरा बैंक न्यूट्रल और स्वास्थ्य का इन्वेस्ट स्मार्ट की अवॉइड की राय थी। मिली जुली राय थी, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग थी, तो ये भी एक रीज़न था। लेकिन लॉस मेकिंग में ये भी है कि कंसोलिडेशन हुआ था कंपनी का, इसलिए जो बुक्स पे लॉस आया, क्योंकि अगर आप कंपनी एक्वायर करते हो तो उनकी क्या पोजीशन है वो भी आपकी उसमें रिफ्लेक्ट होती है, अगर आप पूरी तरह एक्वायर कर रहे हो तो। अब एक क्वेश्चन है, ब्रोकर्स का भी इसलिए मिला जुला रुझान था। आगे के लिए की मॉनिटरेबल ये रहेगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल अब कैसे होते हुए नजर आएगी कंसोलिडेटेड लेवल पर। तो 3 तरह की राय आपके सामने है। 38% का प्रॉफिट लिस्टिंग के बाद अभी भी आपको मिल रहा है। आप चाहो तो लेकर निकल सकते हो, चाहो तो बने रहो। लेकिन अगर बने रहना चाहते हो तो ये 3 राय ब्रोकर्स की और शरद सर की राय भी इस पे ले लेते हैं। शरद सर, पुणे में है ही इनके होटल्स, कभी आपका चक्कर लगे तो एक मार भी देख भी लेना, प्लांट विजिट काइंड ऑफ हो जाएगा, फील भी आ जाएगा कैसी कंपनी है। लेकिन अदरवाइज क्या देख रहे हो आप इसमें? हाँ, तो 1-2 जगह बाद में गया हूँ इनकी प्रॉपर्टी में, रिट्स कार्लटन में गया हूँ, तो बढ़िया है, तो सब अच्छा ही है पुणे में। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो मालदीव्स में वो बहुत बढ़िया है। मैं नहीं गया हूँ, कुछ मेरे अकाउंटेंसेस ने देखा है। तो यहाँ पर देखिएगा, मुझे लगता है जिस तरह का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की ग्रोथ है, सुमित जी आप तो बढ़िया ट्रैक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आने वाले जो एक अफ्लुएंट सेगमेंट है उसका एक्सपेंडिचर अच्छा बना हुआ है। वहां पर देखिए कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया, या स्टैग्नेटेड है, बढ़ा है। मुझे लगता है अगर आप लिस्टेड हॉस्पिटैलिटी में भी देखें, अगर प्रोफार्मा रेवेन्यूज कंपनी का देखें तो 3rd हाईएस्ट आता है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, 22 में 2nd हाईएस्ट रहता है। अगर बिडा या जो है आप रेवेन्यू के टर्म्स में देखें, मुझे लगता है इसको होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल ये कंपनी ऐसी रहेगी जिसको मैं बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दूंगा। आज ऐसे ट्रेड भी करे, गिरावट आई है ऊपर से, लेकिन 705 रुपए के आसपास का डे लो है। बेटर है एक बार रिस्क लिया जाए, 705 के डेलो से स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जाएगा। 705 के इसे किसी जाके सस्टेन करे तो पोजीशन काटिए।
लॉस आया है, लेकिन मुझे लगता है कि बाजार एक बार समझेगा कंपनी को। ये अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट के आसपास तक स्टॉक आप होल्ड कर सकते हो, 705 नहीं तोड़ता है, कंसोलिडेट कर जाए, ऊपर चला जाए, बिल्कुल होल्ड कीजिएगा, ये अच्छे मूव देगा। तो आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है यहाँ पर, और थोड़ा और समय दे सकते हैं। बाकी शरद सर कुछ दिन में मालदीव्स भी होकर आएंगे ही, फिर हमसे मुलाकात करेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर, तब आपको बताएंगे करना क्या चाहिए इसके अंदर। हाँ जी शौर्य जी, तीसरा नाम। जी तीसरा नाम है करारो इंडिया, और वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है क्योंकि कंपनी 7.5% के डिस्काउंट पर लिस्ट होती हुई नजर आई है। इशू प्राइस था 704 और 651 पर लिस्ट होती हुई नजर आई, और कंपनी ने कुल 1250 करोड़ जुटाए थे, लेकिन सब्सक्रिप्शन भी खाली एक ही टाइम होता हुआ नजर आया था। अब एक कुछ आईपीओ थोड़ा महंगा लग रहा था, इस वजह से इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, लेकिन ब्रोकर्स से पॉजिटिव नजर आए थे। आनंद राठी, कैनरा बैंक, इंडिसेक सब ने सब्सक्राइब की ही राय दी थी, और आनंद राठी ने सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म की राय देते हुए नजर आई थी। नहीं, ऐसा भी होता है क्या? डिस्काउंट भी होता है क्या? कितने समय बाद आपने देखा डिस्काउंट में किसी को लिस्ट होते हुए? जी काफ़ी कंपनियां हुई हैं इस बार डिस्काउंट पे भी लिस्ट। शरद सर, डिस्काउंट, आधे लोगों को तो समझ में ही नहीं आया कि डिस्काउंट पे भी कंपनियां लिस्ट होती है। सबको लगता था प्रीमियम पे आईपीओ लिस्ट होगा, पैसा बनाओ, खत्म। अब यहाँ क्या करें? सेक्टर आप जो देख रहे, सेक्टर क्या है भाई? काम करती कंपनी ट्रांसमिशन सिस्टम्स है, एक्सेल, ऑटोमोटिव, ट्रांसमिशन, ड्राइवर। मार्केट ने क्या पकड़ा? ऑटो मार्केट ने पकड़ा कि साहब ऐसा है कि सेक्टर नहीं अच्छा चल रहा है, और आने वाले क्वार्टर के नतीजे हो सकता है बहुत अच्छे ना हो, क्योंकि कंपनी जो है वो ऑटोमोटिव, ट्रक, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स वगैरह में काम करती है। तो अदरवाइज भी देखें तो जिस तरह का जो है, जिस तरह कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा एग्रेसिवली प्राइस थी, हो सकता है बाजार ने उसी चीज को देख लिया हो। लेकिन ये सब कंपनियां ऐसी हैं, एक बार जो है मुझे लगता है कि नतीजा आएगा उससे पहले एक बार बढ़िया मूव बनेगा। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है परफॉर्मेंस, और ऑटो को कभी भी निगेट नहीं किया सकता एज ए सेक्टर। तो वहां देखिए अच्छी बाइंग रहती है, तो बिल्कुल एक बार स्टॉक सस्टेन करे नीचे के जोन में तो एक अच्छी बाइंग बनेगी, दोबारा स्टॉक में आपको एक अच्छा ट्रेंड दिखाई देगा। नहीं, लेकिन शरद से एक बात बताओ, बहुत सारे जो नए नए निवेशक होंगे जिनको आईपीओ मार्केट की चस्का लग गया कि आप आईपीओ भरिए, एक लॉट लग गया, आपके पैसे बन गए, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, आप निकल गए। ऐसी सिचुएशन में कभी अगर आपका शेयर डिस्काउंट पे लिस्ट हो गया और आपने बड़ी क्वांटिटी में ले लिया, अब उनको क्या करना चाहिए जिनको सिर्फ लिस्टिंग ही गेन चाहिए? क्या लिस्टिंग डिस्काउंट पे निकल जाए या लिस्टिंग डिस्काउंट पे बने रहे? निकल जाए, देखिए हमेशा समझिए इसलिए निकल जाए, देखिए कॉल स्पेड स्पेड जो है वो है। आपने कई जगह पे लिस्टिंग गेन लिए, अगर आपने 10 मान लीजिए 5 जगह आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया, या मान लीजिए 5 जगह आप एक्सपोज्ड है, और मतलब पीरियडिकली, मैं पिछले साल भर की बात बता रहा हूँ, आपने 5-6 जगह सब्सक्रिप्शन मिल गया था, आपको 4 चल गए, एक नहीं चला, तो वहां पर देखिए समझने वाली बात है, अगर नहीं चला तो वो फेयरली प्राइस्ड है, इसका मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट उसको नहीं चलाना भी चाह रहे, होल्ड एग्जिट कर जाइए। और वो भी बाजार की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार समझिए, एक समय था बाजार, मुझे याद पड़ता है कि जो ऐसे भी कंपनीज आ रही थी जो किसी एक ऑटो की डीलरशिप होती थी, वहां पर भी देखिए जबरदस्त सब्सक्रिप्शन आ रहे थे एक समय जब बाजार ऊपर की तरफ चल रहा था। और आज देखिए अच्छी कंपनी को भी अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है, और जो है एक बार जो है डिस्काउंट में ओपनिंग मिली, तो ऐसे में निकल जाना चाहिए। बाजार को रेस्पेक्ट करना चाहिए, जो बाजार अगर उसको भाव दे रहा है तो सही दे रहा होगा, सस्टेन करे स्टॉक तो आप दोबारा खरीदिएगा आपको। लेकिन जब आप दूसरे स्टॉक्स चल रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं मौका मिला होगा, तो जिद पे मत अड़िए कि नहीं आपको उसको चला के ही मानना है। वो स्प्रे एंड प्रे मेथड काम नहीं करता, एग्जिट कर जाइए, ज्यादा अच्छा है। वो जिस कंपनी की शरद सर बात कर रहे हैं, वो 8 करोड़ का आईपीओ आया था, 10,000 करोड़ रुपए उसको मिला था। एसएमई क्षेत्र की वो कंपनी थी, 8 शोरूम, 12 कर्मचारी और 10,000 करोड़ रुपए, ये हेडलाइन बनी थी अगले दिन हर तरफ, और उसका हाल सबको पता ही है बाद में क्या हुआ। ओके, अब शरद सर से और आगे बातचीत करेंगे। हाँ शौर्य जी भैया, ये लास्ट का एक दिन बाकी है, सो क्या खबरें हैं, क्या आईपीओ बाजार की सिचुएशन है, कितने आईपीओ आ चुके अब तक? जी आईपीओ अगर आने की बात करें तो इस बार 91 आईपीओ आ चुके हैं, लेकिन पहले बताते हैं इस साल के लिए खास क्या रहा आईपीओ में, जिसने जो इस साल था वो आईपीओ के लिए बेस्ट बना है, वो था टोटल फंड रेज। अगर आप ये देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पे फंड रेज हुआ है, तो 2024 में सबसे ज़्यादा फंड रेज होते हुए नजर आया था 1.6 लाख करोड़ का। उसके बाद बात करें तो 2021 में हुआ था 1.19 लाख करोड़ का। इससे पहले अगर देखें तो 2017 में हुआ था 67.1, फिर 2023, 2022। तो आप इसमें यहाँ पे एक ट्रेंड इंटरेस्टिंग देखेंगे कि अगर आप 2000 से कंपेयर करें तो हाल ही के कुछ साल ऐसे हैं जहाँ कंपनियाँ ज़्यादा पैसा रेज करते हुए नजर आई हैं। और शायद ये भी हो सकता है जिस तरह से हमने पूरे ओवरऑल मार्केट में एक्टिविटीज़ बढ़ते हुए देखी हैं,
पार्टिसिपेशन देखा है, तो वो भी हो सकता है एक बड़ा रीज़न है कि हाल ही के समय में एकदम से काफ़ी ज़्यादा हमें फंड रेसिंग करते हुए नजर आई कंपनियां आईपीओ के जरिए। 3 साल में हर 3 साल बाद 17 से 21, 21 से 24 करीब रिकॉर्ड नंबर सब्सक्राइब के होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ का नंबर, इतना मासिव सब्सक्रिप्शन का नंबर। ये आईपीओ का नंबर भी ये ऐसे ही है क्या? श्योर है वहाँ पर भी रिकॉर्ड बना है क्या? जी, वहाँ पर ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना। अगर हमें देखें सबसे ज़्यादा कंपनियाँ किस टाइम में आई हैं तो सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि अगर हम उसमें कंपेयर करें तो 2000 में आई थी 200 कंपनियां, तो रिकॉर्ड अभी भी नहीं बना। इस साल बात करें तो 91 कंपनियां आई हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आई थी 2007 में जहां 100 कंपनियां आई थी। उसके अलावा 2006 में भी 73 कंपनियां आई थी और 2010 में आई थी 64। तो आप देखिए प्राइस अभी रेज हो रहा हो, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ कंपनीज के हिसाब से देखें तो ऐसा मानेंगे जो 2000 सा कहते हैं गोल्डन डेकेड, गोल्डन पीरियड, तो उसी में ही ऐसा लग रहा है कंपनियां तभी ज़्यादा आई थी। 24 साल हो गए लेकिन वो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। 100 कंपनियां आई थी सन 2000 में और आज 91 कंपनी, 123 कंपनियां थी उस टाइम पे। शरद सर बड़ी इंटरेस्टिंग नंबर ये शौर्य लेकर आया है। 91 कंपनीज ने 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा रकम जुटाई है। वो प्लेट ज़रा वापस लेकर आइए। और इससे पहले वाले साल में जो रिकॉर्ड आईपीओ का नंबर था वो 2021 में था 1,19,000 करोड़ का, और 2021 में इतने नंबर ऑफ आईपीओज भी नहीं आए थे। 2021 में जो आईपीओज थे उनकी संख्या काफ़ी कम थी। तो क्या मान के चलें ये एग्रेसिव प्राइसिंग है जिसकी वजह से इतना बड़ा फंड रेज हो रहा है, या अब कंपनियों को लग रहा है कि ऐसा बाजार है बड़े बड़े आईपीओ लेकर आओ आसानी सब्सक्राइब हो जाएंगे, जैसे हुंडई का आया, स्विगी का आया, इस तरह के बड़े बड़े आईपीओज आ रहे हैं। सो साइज बड़े हो गए या प्राइसिंग एग्रेसिव हो गई है? नहीं, मुझे लगता है कि प्राइसिंग एग्रेसिव हो गई है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि लोग एज ए प्रमोटर भी जब आप कंपनी चला रहे होते हो तो आपको समझ में आता है कि मैं कॉस्ट ऑफ फंड कैसे मैनेज करूंगा। अगर मैं इक्विटी रेस करता हूँ तो मुझे ज्यादा आसान है, मेरे ऊपर उतना ज्यादा दबाव नहीं है। वीजा भी अगर मैं डेट कैपिटल रेस करता हूँ तो कॉस्ट ऑफ फंड मेरा ज्यादा स्क्यूड रहेगा रिस्क की तरफ। तो वहां पर देखिए जो ऑपरेटिंग लिवरेज क्रिएट होगा उसको मैनेज करना एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है बिल्कुल प्रमोटर्स भी चाहते हैं कि लिस्ट करें अपने कंपनी को, पैसा रेस करें और सबसे पहले अपनी होल्डिंग कम करें वहां पर, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा बिजनेस मैंने बना दिया है तो मेरा इट्स माय राइट टू एग्जिट सर्टेन पोर्शन ऑफ माय बिजनेस एंड देन रेज सर्टेन कैपिटल इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और इसके बाद मैं उसको थोड़ा पैसा अपने पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले करके, रिटेन अर्निंग में लेकर के फिर वहां से मैं एक्सपेंशन करूं, जो आने वाले इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट हो और मेरा प्रॉफिट और मार्जिन में बाजार को दिखाऊं और वहां पर शेयर का भाव बढ़े तो मेरी भी ओनर्स इक्विटी बढ़ती है। तो ये सारी चीजें देखिए प्रोमोटर्स के दिमाग में भी रहती है और इन्वेस्टर के दिमाग में भी ये रहता है कि साहब बाजार एक तरफा चल रहा है। अगर आप कैट सिटीज में जाएं तो वहां एक ट्रेंड बन गया है कि आप तो देखिए रेगुलरली ऑब्जर्व करते हैं कि शेयर बाजार में आप पैसा लगाएंगे तो वो कुछ समय में बढ़ेगा, कंपनियां अच्छा कर रही हैं, जीडीपी अच्छी है इंडिया की, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। तो ये सारी चीजें देखिए डीप रूटेड थॉट प्रोसेस है और मुझे लगता है इसी का असर सीधे सीधे आईपीओ मार्केट के ऊपर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा आने वाले कई साल तक। नहीं तो शरद सर इतनी बढ़िया मार्केट है, बाजार में आईपीओज आ रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं, प्रमोटर फंड रेज कर रहे हैं, आप भी करो sharadmishra.com का एक छोटा सा आईपीओ ले आओ, डिजिटल स्टार्टअप बोल के उसका आईपीओ करो, एसएमई में या मेन में, बताओ फिर क्या लग रहा है सर, बनता है क्या आईपीओ हाल फिलहाल में? 2025 बढ़िया लग रहा है साल सर, ले आओ, लगे हाथ, क्या जा रहा है? बात करेंगे सुमित जी इसके ऊपर अलग से। अच्छा चौरे कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। शरद सर आप कह रहे हैं प्राइसिंग एग्रेसिव है, तो अगर प्राइसिंग एग्रेसिव है उसके बाद भी इतने आईपीओ इतने प्रीमियम पे लिस्ट हो रहे हैं, इसके हिसाब से मार्केट को तो प्राइसिंग एग्रेसिव नहीं लग रही, शायद वो तभी इतना प्रीमियम दे रहा है। तो अब ये कैसे इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहे हैं कि ऑल्दो प्राइसिंग एग्रेसिव है, इतना ज्यादा है, फिर भी इतना ज्यादा प्रीमियम पर लिस्ट हो रहे हैं अधिकतर कंपनियां? देखिए इसको ये है फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ कैश फ्लो। आप देखिए अगर मान लीजिए कि आपके बिजनेस में मुझे आने वाले समय में कैश फ्लो प्रोजेक्शंस अच्छे तो बाजार उसके एग्रेसिव प्राइसिंग को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाता है। अगर उसको उस पर्टिकुलर सेक्टर पे ग्रोथ दिखे, अभी देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी 2 मिनट पहले हम लोग ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को डिस्कस किया, उससे पहले देखिए जितने भी एनर्जी सेगमेंट के आईपीओ आए, चाहे वो प्रीमियम एनर्जी ले लीजिए, वारी एनर्जी लीजिए, वहां आने वाले समय में देखिए जो कैश फ्लोज है, सेक्टोरल कैश फ्लोज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ है, तो उन सब का भी असर पड़ता है एक मार्केट पार्टिसिपेंट के ऊपर, एक आईपीओ सब्सक्राइबर के ऊपर, तो इसलिए प्रीमियम देने को तैयार हो जाता है। महंगा और महंगा हो रहा है, सस्ता
और सस्ता हो रहा है, ये हमने देखा भी ये साल का ट्रेंड। तो शरद सर ये कंटिन्यू करेगा कि आप देखो ना, रिलायंस, HDFC बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, इंडसइंड बैंक, इन सब में वैल्यू है और ये और सस्ते पे सस्ते हुए चले जा रहे हैं। हर रोज इनमें नए फॉलो, एशियन पेंट इवन जो सस्ता हो रहा है वो और सस्ता हुआ जा रहा है, और जो महंगे हैं डिक्सन, एम्बर, वो और महंगे हुए चले जा रहे हैं। सो ये महंगा और महंगा होगा, सस्ता और सस्ता होगा, 2025 में भी जाएगा क्या ये चीज़? बिल्कुल, मुझे लगता है ये चीज कंटिन्यू करेगी, क्योंकि देखिए ये काफी कुछ इस बात पे भी निर्भर करता है कि सिक्वेंशियली आप नतीजे कैसे पेश कर रहे हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका वेरिएंस क्या है, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेरिएंस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार ये सब चीजें देखता है कितना, और ये सब यही आप देखिए कोई भी छोटी का, और दूसरा बेस कैसा है, किस बेस के ऊपर आप ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी कंपनी के ऊपर ज्यादा लोग दांव लगाते हैं क्योंकि वहां पर एक्सपेंशन के ज्यादा चांसेस होते हैं, एक अच्छे समय तक वो ग्रोथ फेज में रह सकती है। देखिए अभी हम लोग डिक्सन की बात करें, अभी हम लोग देखिए और दूसरे स्टॉक्स की बात करें जो महंगे और महंगे होते जा रहे हैं, बाजार उसको वैल्यूएशन दिए जा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि जिस तरह का मार्केट एक्सपेंशन है ये वैल्यूएशन भी सस्टेन कर ले जाएगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है ये एक ऐसा ट्रेंड है जहां पर लार्ज कैप्स के अंदर शायद वो वैल्यूएशन किसी को कंफर्ट ना मिले, वहां पर देखिए बुक साइज बहुत बड़ी है, लेकिन जो छोटी कंपनियां वहां पर देखिए लोग पैसा डाल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है इसमें और फर्दर ग्रोथ पॉसिबल है, दीज आर ग्रोथ कंपनीज। तो एक सर्टेन लाइफ साइकिल जब तक उनकी रहेगी तब तक वो ग्रोथ इंटैक्ट है। अरे शरद सर, दर्शकों के भी जब मैसेज आने शुरू हो गए, आई विल अप्लाई फॉर शरद सर IPO, अभी तो शुरू ही हुई कहानी, DRHP फाइल नहीं हुआ, देखियो पहले से ही इन्वेस्टर मिलने शुरू हो गए। मैं कह रहा हूँ सर बिल्कुल सही ट्रैक पर हो आप, करना लो अप्लाई, माहौल इस टाइम गर्म है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। मैं सुबह से आप ही को मर्चेंट बैंकर नियुक्त करने वाला हूँ। अरे सर क्या ये बढ़िया मौका है IPO लाने का, इसमें आप मुझे कहाँ फंसा रहे हो, हम सिर्फ मीडिया के लोग हैं, बात कर सकते हैं, तो आप बढ़िया IPO लाओ सर, बताना हमारे लिए कुछ काम हो तो, लेकिन अच्छी मौका पड़ रहा है आपको सर। चलो बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और ये आइडिया देने के लिए शरद सर को कि वो भी IPO लेकर आए आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और ये सेगमेंट को भी यही समेटते हैं। वाह, क्या IPO है।